हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो यूपी पीजीटी में 2000 में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बरीद। बरीद कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुप्तचर अधिकारी थे। बरीद कौन थे? गुप्तचर अधिकारी थे। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। बरीद सूचना एवं गुप्तचर विभाग का महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था और साम्राज्य के विभिन्न भागों में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी वह सीधे सुल्तान को देता था। इसके अतिरिक्त डाक चौकियों का प्रबंध भी उसके अधीन होता था। अगला हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करता था। ये सत्य नहीं है। अन्य सत्य हैं, जैसे भू राजस्व की वृद्धि उसने किया था, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था, मद्य निषेध किया था। ये तीनों सही है, लेकिन 4 सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हलाकू ने। हलाकू ने 1258 ईस्वी में मंगोल नेता के खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 निज़ामुल मुल्क जुनैदी जो था। निज़ामुल मुल्क जुनैदी जो था अमीर गुट का नेतृत्व कर रहा था। किसके विरोध में? रजिया के विरोध में। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। रजिया जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी का विरोध तुर्क अमीरों के गुट ने किया, जिसका नेतृत्व वजीर निज़ामुल मुल्क जुनैदी ने किया था। इस विरोधी अमीरों में मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाज, मलिक सलारी प्रमुख थे। ये सभी अमीर पराजित हुए। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा का प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, अगला इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में प्रचलित इक्ता प्रथा के तहत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिक व असैनिक पदाधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को खत्म करने के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा सत्याग्रहण करने का क्या आधार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद आराम शाह सुल्तान बना, परंतु अनेक योग्य तुर्क मलिकों ने उसके चयन का विरोध किया। अतः उन्होंने बदायूं के इक़्तादार, याद रखिएगा कहाँ के इक़्तादार? बदायूं के इक़्तादार इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। इल्तुतमिश बिना किसी कठिनाई के दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जयपाल ने। ठीक है, राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल ने किया था। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल ने किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई और जयपाल इस पराजय को सहन नहीं कर सका तथा उसने आत्महत्या कर ली। अगला हमारा प्रश्न है, मुहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। मुहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पराजित होने के पश्चात पूरी तैयारी के साथ गोरी दूसरी बार भारत आया और तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय विद्वान अलबुर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 किताब उल हिंद की इसने अलबुर्नी ने इस पुस्तक की रचना किया था। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। महमूद गजनवी के दरबार में अलबुर्नी, फिरदौसी, उतबी आदि विद्वान थे। अलबुर्नी महमूद के आक्रमण के समय भारत आया, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, दर्शन आदि की समीक्षा की गई है।
अगला हमारा प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 सदाशिवराव भाऊ जो था पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, 8वीं से 13वीं शताब्दी की युग के कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। और कथन आर ये है, वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय स्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। ए आर दोनों सत्य है, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त होते हैं। कथन आर ये है, वाणिज्यिक गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ए आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या आर है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 आर.पी. त्रिपाठी, राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर वह दास से सुल्तान का पद प्राप्त किया था। वह एक साहसी तथा योग्य सेनापति था। उसने भारत में नवनिर्मित तुर्की राज्य संगठित और शक्तिशाली बनाया। आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। अगला हमारा प्रश्न है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 4 बकाया लगान की वसूली के लिए जो है दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग के अधीन दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग स्थापित किया। इस विभाग का कार्य राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करना, उसे वसूल करना था। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, सदाशिव जो था वह तालिकोट युद्ध से संबंधित था। संगम वंश जो है देवराय से संबंधित है। राम राय जो था अराविद वंश से संबंधित है। अमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेव राय की रचना है। इस तरह इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। सदाशिव राय जो था तालिकोट कोटा के युद्ध से संबंधित था, जो 1565 में हुआ था। संगम वंश के संस्थापक देवराय प्रथम था। राम राय जो था अराविड वंश का संस्थापक था। अमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेव राय की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आर्य समाज से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 एनी बेसेंट जो है आर्य समाज से संबंधित थी। अगला हमारा प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वह तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित थे। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। इससे पहले देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। साथ ही एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में किसका संबंध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्र से संबंधित किसका संबंध था? एनी बेसेंट से संबंध था ये। अगर इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट से था और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल अर्थात स्वशासन की मांग को बुलंद किया था। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1918 में भारतीय उद्योगों की अलग से निम्नलिखित में किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में किसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 आशुतोष मुखर्जी जो थे 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से इन्होंने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला हमारा प्रश्न है, त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। यह गांधी जी से समर्थित उम्मीदवार
पट्टाभी सितारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर कांग्रेस अध्यक्ष पद प्राप्त किया, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद स्वरूप उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, मोतीलाल नेहरू ने जो है असहयोग आंदोलन के समय अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दिया था। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित न्यायालयों के बहिष्कार संबंधित प्रस्ताव को अमली जामा पहनाते हुए मोतीलाल नेहरू ने अपनी समूह वकालत को छोड़ दिया। इनके अतिरिक्त देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, अरुणा असफ अली जैसे अनेक विख्यात वकीलों ने भी वकालत छोड़ी। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, महेंद्र प्रताप जो थे 1915 काबुल में गठित अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप थे। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक जो थे वह अखिल भारतीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में केशव चंद्र सेन से कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही और इस अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। अगला हमारा प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1858 में। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के प्रमुख नेता थे शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई 22 अप्रैल 1858 को लड़ी, जब कैप्टन ली ग्रैंड के अधीन अंग्रेजों और सिख सेना को पराजित कर दिया था। इन्होंने घायल अवस्था में 26 अप्रैल 1858 की उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये हमारा आज का 2000 में पीजीटी में पूछे गए, यूपी पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं। 25 प्रश्न हैं। अगला 25-25 करके हम ऐसे आपके प्रश्न लाते रहेंगे और सारे प्रश्न को हम इस प्रैक्टिस सेट के इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। थैंक यू।